हेलो एवरीवन। पीछे हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का डिफरेंट टाइप लिया। जहां रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम मोल फ्रैक्शन ले रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने नंबर ऑफ मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी ली थी, और जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें हमने लिया था नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट को, यानी कि मोलैलिटी को। हम इन्हीं में से एक फॉर्मूले को लेंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम आज के टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वॉन हाफ फैक्टर। हम एक फॉर्मूला उसमें से लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहां डेल्टा टी बी को हम मानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद से केबी को हम कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और स्मॉल एम उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी को इंडिकेट करता है, यानी नंबर ऑफ मोल को पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसको इंडिकेट करता है स्मॉल एम। यहां जो केबी दिया गया है, इस केबी का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। यहां जो केबी है ये एक इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इसी तरीके से हम जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं तब पढ़ते हैं। तो वहां जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में हम के एफ सिंबल यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए ये जो हमारा केबी या के एफ की वैल्यू है, ये अलग अलग होती है। ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। आप आसानी से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां भी इसकी वैल्यू दी गई होगी। आप उस वैल्यू को लेकर के और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्यूशन के अंदर जो हमने सॉल्यूट यूज किया है उस सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। आइए हम इस इक्वेशन से एक नए तरीके से इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। यहां हम लिख सकते हैं के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। चूंकि डेल्टा टी बी है यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए अगर इसका यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड में रखें, केल्विन में रखें, जो इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में लिखते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 283 केल्विन हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि डेल्टा टी बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर डेल्टा टी बी 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। यानी अगर हम डेल्टा टी बी निकालते हैं तो यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन कोई भी रखेंगे
तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहां डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको ले सकते हैं, केल्विन भी ले सकते हैं। हमारा यूनिट क्या है केबी का? तो हमने जो यूनिट लिखा है केबी का वो लिखा हुआ है केल्विन केजी पर मोल। अब ये केल्विन केजी पर मोल कैसे आया है वो देखिए। हम केबी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बाई एम। अब यहां डेल्टा टीबी यानी चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट हम लिखेंगे केल्विन डिवाइडेड बाई मोलालिटी है। और मोलालिटी में आपको पता है कि मोलालिटी को जब हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो आएगा हमारा केल्विन केजी पर मोल, ये हमारा इसका यूनिट होगा। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड और केजी पर मोल को हम मोलल लिख लें, पर मोलल, यानी केल्विन की जगह पर हमने यूज कर लिया डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन भी लिख सकते थे। और डिवाइडेड बाय मोल पर केजी है, तो इतने दूर को हम कह सकते हैं पर मोलल। मोलालिटी है तो पर मोलल इसको कह सकते हैं। तो जो हमारा केबी का यूनिट होगा, ये यूनिट हो सकता है केल्विन पर मोलल, या फिर हो सकता है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। यानी केबी की यूनिट हो गई हमारी डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल या फिर केल्विन पर मोलल। आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे केल्विन केजी पर मोल कह सकते हैं। अब हम अगर डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल को या केल्विन पर मोलल को लेकर के और इसे समझने की कोशिश करें तो क्या निकलता है रिजल्ट, आइए देखते हैं। हमने मान लिया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए जो केबी या केएफ की वैल्यू है वो अलग अलग होगी। मान लीजिए हम वाटर को ही कंसीडर कर लें, तो वाटर के लिए अगर आप अपनी बुक में देखें तो वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू दी गई है वो है 0.52 केल्विन पर मोलल, या आप इसे यह भी कह सकते हैं 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। यानी केबी की जो वैल्यू है वाटर के लिए वो दी गई है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, या फिर हम इसे कह सकते हैं 0.52 केल्विन पर मोलल। अब इस 0.52 पर मोलल को हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए मान लेते हैं इसे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल या फिर 0.5 केल्विन पर मोलल। तो हम अब इसे 0.50 यानी 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल ही कंसीडर करेंगे। एक्चुअल वैल्यू 0.52 होती है, हम इसे सेक ऑफ कन्वीनियंस कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए हम 0.50 लेकर के चलेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल का? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 हो, तो फिर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से ज्यादा होगा। यानी अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर हम इस वाटर के साथ कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दें ताकि जो हमारे पास सॉल्यूशन बन करके आए उस सॉल्यूशन का मोलालिटी यानी कि
स्मॉल m इसकी वैल्यू आती हो 1, तो फिर जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा पहले वाले बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अब हो जाएगा 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से एक बार समझिए इसको। कह रहा है कि वाटर के लिए जो Kb की वैल्यू है वो 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल है, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 है, तो फिर उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट यूज किया गया है उसके कंपैरिजन में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा। यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया और उस सॉल्यूट का डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, वो सॉल्यूशन की मोलालिटी अगर 1 होती है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.5 डिग्री अधिक यानी 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ध्यान रखेंगे, आपको जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई गई थी तो वहां बताया गया था कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट क्या मिला रहे हैं, इससे वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी सॉल्यूट का नेचर क्या है, आयन का नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर प्रॉपर्टी के ऊपर, तो फिर उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट के अंदर उसकी मात्रा कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। फिर से थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इसको। हम सॉल्यूट हम यहां क्या यूज कर रहे हैं इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हमने कितना उसकी मोलालिटी रखी है, मोलालिटी का मतलब कि नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना रखा है, इस पर डिपेंड करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसी के जगह पर मोलालिटी को चेंज कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहां सॉल्यूट की जगह पर कोई दूसरा सॉल्यूट भी यूज कर लेते हैं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। कैसे? आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एक चीज कंफर्म हो गई क्या कि Kb की वैल्यू वाटर के लिए 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल का मतलब हो गया कि वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व करके अगर उसकी मोलालिटी 1 रखी जाए तो फिर उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की अपेक्षा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक, यानी उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर, दैट मींस वाटर के अंदर, हम यहां जो कंसीडर कर रहे हैं केस वो वाटर का ले रहे हैं, तो वाटर के अंदर हमने 4 मोलल शुगर डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। तो हमें पता करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। फिर से सवाल को समझेंगे। वाटर के अंदर 4 मोलल शुगर डिसॉल्व किया गया है, हमें डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है कि कितनी वैल्यू आएगी। ध्यान रखेंगे, यहां हमने जो 4 मोलल लिया है वो 4 मोलल का मतलब है 4 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले हम इसे लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने वाटर के अंदर 4 मोलल शुगर डिसॉल्व किया है तो डेल्टा टीबी निकालना है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी हमें कैलकुलेट करना है, केबी की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है 0.50,
मोलालिटी है हमारी 4 मोलल का मतलब मोलालिटी हो गई 4, तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हो गया कि नया जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा नया वाला, वो बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक टेम्परेचर पर वो बॉयल करेगा। तो क्लियर है कि अगर हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा डिपेंड करेगा कि हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि हमने वाटर के अंदर 1 केजी वाटर के अंदर ऐड कर दिया 4 मोलल यूरिया को, तो फिर हमारा डेल्टा टीबी कितना होगा? तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। यहां डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है, केबी की वैल्यू वही 0.50 है, मोलालिटी फिर से हमारा 4 दिया गया है, 4 मोलल, यानी डेल्टा टीबी की वैल्यू अभी भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी, यानी ये सॉल्यूशन भी 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। तो आपने देखा कि हमारा सॉल्यूट शुगर हो या हमारा सॉल्यूट यूरिया हो, नेचर कुछ भी हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो, आयंस उसमें कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हां, हमारा नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो शुगर डिसॉल्व करे, यूरिया डिसॉल्व करे, डिपेंड नहीं करेगा इस बात पर कि हमने शुगर डिसॉल्व किया या यूरिया डिसॉल्व किया, डिपेंड इस बात पर करेगा कि हमने 4 मोलल यानी 4 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व किया है। क्या वैल्यू इतनी ही आएगी अगर हम वाटर का 1.2 केजी सॉल्वेंट के तौर पर ले लेते हैं और इसके अंदर 4 मोलल डिसॉल्व करते हैं शुगर को, तो फिर डेल्टा टीबी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सवाल ये है कि यहां भी 4 मोलल आपने लिया है, 4 मोलल एक्चुअली आपने यहां 4 मोल लिया है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने 4 मोल यहां भी डिसॉल्व किया, 4 मोल यहां भी डिसॉल्व किया, 4 मोल यहां भी डिसॉल्व किया, तो क्या इस थर्ड केस में भी जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी? जवाब है नहीं। क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है कि यहां और यहां यानी फर्स्ट और सेकंड केस में आपने सॉल्वेंट का मास कितना लिया है? 1 केजी। तीसरे वाले केस में आपने सॉल्वेंट का मास कितना लिया है? 1.2 केजी। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के द्वारा नहीं किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे, बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, जो भी केस हो उसके हिसाब से आप फिर कंसीडर करेंगे। यानी पार्टिकल्स की संख्या विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आप कितना सॉल्यूट ले रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट हम चाहे जितना ले लें, नंबर ऑफ मोल को उतना ही रखेंगे तो वैल्यू हमारी सेम आएगी। नहीं, वैल्यू जो भी है हमारी वो पर केजी सॉल्वेंट, पर लीटर सॉल्वेंट क्या है, पर लीटर सोल्यूशन क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगी। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना ले रहे हैं इस बात से अगर कंसीडर करेंगे हम, तो फिर हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू आएगी। तो अगर हम 4 मोल पर केजी सॉल्वेंट लेते हैं शुगर का और 4 मोल पर केजी सॉल्वेंट लेते हैं यूरिया का, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि 4 मोलल पर केजी सॉल्वेंट लिया है हमने। लेकिन अगर हम 4 मोल लेते हैं 1.2 केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, वो भी शुगर का, तो फिर वहां पर डेल्टा टीबी की वैल्यू इन दोनों केसेस की तरह 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगी।
तो ये एक्सपेरिमेंट या ये क्वेश्चन इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट इस बात पर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या जिस तरह से शुगर और हमने यूरिया डिसॉल्व किया, उसी तरह से किसी तीसरे सब्सटेंस को भी डिसॉल्व करने पर डेल्टा टीबी की वैल्यू यही आएगी? आइए लेते हैं। अगर हम इसी वाटर के अंदर 1 kg वाटर के अंदर देखते हैं, हमने वाटर लिया 1 kg और इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड का 4 मोल ऐड किया और फिर हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा इसको भी हम कहेंगे 4 मोलर सॉल्यूशन। तो इस केस में डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आएगी? तो हम डेल्टा टीबी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे, केबी इंटू एम। हमारा फिर से केबी की वैल्यू 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि हमने वाटर ले रखा है। वाटर की जगह पे कोई दूसरा सब्सटेंस यूज करेंगे तो वैल्यू अलग आएगी। चूंकि हमने वाटर कंसीडर कर रखा है शुरू से ही, तो हम अगर 1 kg वाटर के अंदर 4 मोल NaCl का डिसॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आती है? तो पिछले जो 2 हमने न्यूमेरिकल्स लिए थे, उन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर अगर देखा जाए तो इसका भी तो कंसंट्रेशन 4 मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसकी वैल्यू भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड आनी चाहिए जैसा कि पीछे आया था। लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे कि NaCl जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर के Na+ आयन और Cl- आयन बनाता है। इसका मतलब ये हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो इसका डिसोसिएशन होगा, और जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। हम अगर 1 मोल यूज करेंगे तो हमें 2 मोल मिलेगा आयन, और आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हमने 1 मोल यूज किया तो हमें मिला 2 मोल, अगर 2 मोल यूज करेंगे तो 4 मोल पार्टिकल्स मिलेंगे, 3 मोल यूज करेंगे तो 6 मोल पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर हम 4 मोल NaCl यूज करते हैं तो 4 मोल Na+ आयन और 4 मोल Cl- आयन मिलेगा, यानी हमारे पास पार्टिकल्स की संख्या 8 मोल हो जाएगी। इसका मतलब कि जितना हमने पार्टिकल यूज किया है उसका दुगना मिल रहा है। तो जब पार्टिकल की संख्या दुगनी हो जाएगी तो सिंपल सा है समझने के लिए कि अगर पार्टिकल की संख्या दुगनी होगी तो डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पहले के कंपैरिजन में दुगना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 4 मोल शुगर डिसॉल्व करते हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 4 मोल यूरिया डिसॉल्व करते हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा और पूरे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड का 4 मोल वाटर के 1 kg में डिसॉल्व करते हैं, यानी 4 मोल इसका भी लेते हैं, तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। तो 4 मोल डिसॉल्व करेंगे तो हमें 4 मोल Na+ आयन और 4 मोल Cl- आयन मिलेगा। इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास हो जाएंगे डबल। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी दुगने के इक्वल होगा, यानी 2 का डबल 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाएगा। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड को कैलकुलेट कैसे करें? क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं डेल्टा टीबी केबी इंटू एम, तो यहां हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम के अकॉर्डिंग वैल्यू 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि वैल्यू 4 डिग्री आनी चाहिए। इसका मतलब कि हम यहां किसी न किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी न किसी ऐसे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे जो इस पूरे इक्वेशन को, पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। वो कंडीशन, वो न्यूमेरिकल वैल्यू या वो फैक्टर जो यहां मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट फैक्टर विल बी नोन एज I एंड इट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। यानी अगर
कोई ऐसा सॉल्यूट लिया जाए जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पर, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पर, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए, तो फिर जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज नॉर्मल से अलग आएंगी। और ये अलग लाने के लिए, अलग कैलकुलेट करने के लिए हम जिस न्यूमेरिकल फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए, उस फैक्टर को हम वांट ऑफ फैक्टर कहेंगे। अब ये वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि हमारे पास पहले की जो कंडीशन है वो ये है कि हमने 4 मोल सोडियम क्लोराइड का ले रखा है, और जब रिएक्शन नहीं हुआ था या फिर हमने मिक्सिंग नहीं की थी तो उस कंडीशन में इन दोनों का कहीं अता पता नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इसे मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद ये 4 कन्वर्ट हो गया 4 Na+ आयन में और 4 Cl- आयन में, यानी वैल्यू हो गई हमारी 8 आयंस की, टोटल 8 आयंस की। यानी पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 4, बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 8। तो हम जब I कैलकुलेट करेंगे तो I को कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे कि नंबर ऑफ, इधर नहीं लिखते हैं, हम इसे इरेज कर लेते हैं और फिर दोबारा लिखते हैं। तो I को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अगर हम पिछले केस को देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन कितने हुए थे? 8, 4 Na+ आयन, 4 Cl- आयन। और बिफोर कितने थे? तो 4, हमने 4 मोल लिया था 1 kg सॉल्वेंट में। वैल्यू क्या आएगी? 2। तो अब अगर हम डेल्टा TB कैलकुलेट करते हैं तो KB इंटू M इंटू I, और यहां I की जो वैल्यू आई है वो आई है 2। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि डेल्टा TB की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी नया जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूट लेते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर ना तो एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो, तो फिर उसके लिए हम सिंपली जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे अब तक, यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, केवल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमारी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो फिर हम इसमें इंप्रूव करेंगे फॉर्मूले को, और फॉर्मूले को इंप्रूव करके उसमें एक फैक्टर ऐड करेंगे और वो फैक्टर होगा हमारा वांट ऑफ फैक्टर। जो वांट ऑफ फैक्टर का यूज करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो ऐसा फॉर्मूला होगा जो हर केस के लिए एप्लीकेबल होगा। माने अगर मान लीजिए कि हमने ऐसा सॉल्वेंट, कोई ऐसा सॉल्यूट ले रखा है जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता, माने नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो तो एबनॉर्मल कंडीशन है, और जब एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M इंटू I। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज हम नॉर्मल कंडीशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यानी हम इस फॉर्मूले को इंप्रूव करके वांट ऑफ फैक्टर के साथ लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। मान लीजिए 4 मोलल
यूरिया के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो चूंकि यूरिया में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी? तो हमने जब लिया था यूरिया का अमाउंट तो 4 मोल था, और कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन सोल्यूशन के अंदर नहीं हुआ, यानी सोल्यूशन के अंदर अभी भी नंबर ऑफ मोल कितना है? तो 4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। रख दीजिए यहां पर, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 4, वैल्यू अभी भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगी। यानी सिंपल है, कहने का मतलब ये कि अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन है तो फिर हम वांट ऑफ फैक्टर का यूज करके फॉर्मूले को लिखेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो हम तब भी वांट ऑफ फैक्टर वाले फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अंतर बस इतना है कि आई की जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी। हां, इस पहले वाले फॉर्मूले को जो अब तक हम पढ़े थे, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एबनॉर्मल कंडीशंस में मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन में हम वांट ऑफ फैक्टर वाले का यूज करें तो यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आसानी से कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक बार और रिव्यू देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई सॉल्यूट यूज किया जाए जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, फॉर एग्जांपल H2O के अंदर अगर हमने MgCl2 को डिसॉल्व कर दिया और वो भी 4 मोल Cl2 को डिसॉल्व किया, कितने के अंदर? 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, तो फिर हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी होगी? आइए देखते हैं। तो हमारा जो H डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है वो है I इंटू के बी इंटू एम। फिर से ध्यान देंगे, 4 मोल MgCl2 को 1 kg वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है, डेल्टा टीबी निकालना है। तो हम इसको कैलकुलेट करने से पहले, चूंकि हमें पता है कि MgCl2 अपने आयंस में डिसोसिएट होगा जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो क्या बनाएगा? तो 1 मोल बनाएगा Mg2+ आयन और 2 मोल बनाएगा Cl2- आयन, Cl- आयन। यानी अगर हम इसका 1 मोल MgCl2 का लेते हैं तो हमें टोटल 3 मोल आयंस मिलते हैं, 1 Mg2+ आयन और 2 Cl- आयन। तो इसी तरीके से अगर हम 4 मोल यूज कर लेंगे तब, तो 4 मोल यूज करेंगे तो 4 मोल मिलेगा हमारा Mg2+ आयन और 8 मोल मिलेगा हमारा Cl- आयन, डबल मिल रहा है। फिर से समझिए, अगर हमने इसका 1 मोल लिया है तो हमें मिल रहा है 1 मोल ये, 2 मोल मिल रहा है ये। तो अगर हम इसे 4 मोल कर देंगे तो 4 मोल मिलेगा ये और 8 मोल मिलेगा ये। तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे टोटल? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 12 आफ्टर डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, दैट मीन्स की 12, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, दैट मीन्स की 4। आई की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब सिंप्लीफाई कर देंगे अगर वैल्यू रख करके इस फॉर्मूले के ऊपर, तो हमारा फॉर्मूले की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 3 इंटू 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 4। सिंप्लीफाई कर देंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 12 इंटू 0.50, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो टीबी की जो वैल्यू होगी वो 106 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। यानी कि ध्यान देंगे, यूरिया या शुगर डिसॉल्व किए तो 2 डिग्री बढ़ा, क्योंकि बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर एंड आफ्टर दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम थे। हमने 4 मोल NaCl को 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया तो वहां डिग्री जो डेल्टा टीबी की वैल्यू थी वो 4 डिग्री बढ़ गई, क्योंकि डिसोसिएशन के बाद 2 नए पार्टिकल्स, 1 मोल से 2 मोल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर हमने 4 मोल MgCl2 को डिसॉल्व किया 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, तो 1 मोल 3 पार्टिकल दे रहा है, 4 मोल 12 पार्टिकल्स देंगे।
जब 12 पार्टिकल्स देंगे तो उस केस में जो डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगी, यानी कि 106 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सॉल्यूशन बॉयल करेगा। यानी जितने नए पार्टिकल्स बनेंगे उस पार्टिकल के बेस पर हम डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल और लीजिए, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि वाटर के 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, वाटर 1 kg लिया हमने और इसके अंदर हमने डिसॉल्व किया K4FeCN6 को, इसका 4 मोल हमने डिसॉल्व किया, तो हमें बताना है कि डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि K4FeCN6 का जब वाटर में डिसोल्यूशन होगा तो उस केस में इसके अंदर से एक आयन बनेगा K प्लस आयन और दूसरा बनेगा आयन FeCN6 निगेटिव आयन। अब यहां पोटेशियम 4 आयन बनेगा जबकि FeCN6 का केवल 1 आयन बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 मोल ले रहे हैं तो 4 मोल ये बन रहा है और 1 मोल ये बन रहा है, माने टोटल 5 मोल बन रहे हैं। तो अगर हम 4 मोल ले लेते हैं, तब हमने 4 मोल ले रखा है, अगर 4 मोल ले लेते हैं तब तो 4 मोल लेंगे अगर, तो ये बन जाएगा 16 मोल और ये बन जाएगा 4 मोल। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएंगे 20। तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई हमारा कितना था स्टार्टिंग में 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 इंटू 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 4। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टीबी की 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीबी की वैल्यू कितनी होगी? तो टीबी की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ध्यान दीजिए, हमने सॉल्वेंट 1 kg ही लिया शुरू से लेकर के अब तक, केवल और साथ ही साथ उसके अंदर 4 मोल सॉल्यूट का लिया। बस हमने क्या किया? तो हमने पहले 2 एग्जांपल लिए शुगर और यूरिया का, जिसमें कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है, 2 डिग्री वैल्यू बढ़ रही थी बॉइलिंग पॉइंट की। फिर हमने लिया सोडियम क्लोराइड को, उसमें से डिसोसिएशन के बाद 1 मोल से 2 नए पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां वैल्यू कुछ अलग आई। फिर हमने MgCl2 लिया, 1 मोल से 3 नए मोल आयंस के बन रहे थे, वैल्यू कुछ अलग आई। फिर हमने लिया 4 मोल K4FeCN6, यहां 1 मोल से 5 नए मोल्स आयंस का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वैल्यू कुछ अलग आई। कुल मिला के डिसोसिएशन या एसोसिएशन के केस में डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ या किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अब हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे उन सभी फॉर्मूला में, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर था, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, किसी भी फॉर्मूले में हमारा वांट ऑफ फैक्टर का यूज नहीं था। कब? जब कंडीशन नॉर्मल हो, यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो। लेकिन जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो तब उस केस में हमारा सारा फॉर्मूला बदल जाता है और नया फॉर्मूला हमारे सामने आता है। वो नया फॉर्मूला क्या है? आइए लेते हैं। नया हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो फॉर्मूला था हमारा P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB था। XB का मतलब क्या था? तो XB का मतलब था नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ A। चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स A यानी सॉल्वेंट के चेंज नहीं हो रहे हैं, किसके चेंज हो रहे हैं? तो सॉल्वेंट के बजाय सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल जो बदल रहा है वो सॉल्यूट का बदल रहा है। तो हम इसमें और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे I का। आपको पता है कि NB यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
बहुत लेस क्वांटिटी होती है, बहुत थोड़ी होती है, इसकी वैल्यू निग्लेजिबल होती है, तो अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा आई एन बी अपान एन ए, यानी सिंपली आई इंटू एक्स बी, क्योंकि इतने दूर की जो वैल्यू होती है वो एक्स बी कहलाती है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। इसी तरीके से बाकी की अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के भी फॉर्मूले को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर, तो क्या वैल्यू आती है आइए देखें। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लेते हैं तो पाई इज इक्वल टू होता है C इंटू आर इंटू टी, जहां C को हम N बाई भी लिखते हैं, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है I का। यह हमारा वांट ऑफ फैक्टर के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होगा। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया I इंटू के बी इंटू एन। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला अगर लिखे तो I इंटू के बी इंटू के एफ इंटू एम। और रिलेटिव लोअरिंग वाला अभी मैंने आपको लिख के दिया था पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। तो ये हमारा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नया इंप्रूव्ड फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज आप नॉर्मल कंडीशन हो, यानी कि एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो रहा हो, तब भी यूज कर सकते हैं, और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा हो उसके बावजूद भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक केस आता है। क्या केस है वो, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमने जो सॉल्यूट यूज किया है वो सॉल्यूट हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट ना हुआ हो। माने तो हमने जो सॉल्यूट यूज किया वो 10 मोल सपोज हमने लिया, उसमें से केवल 2 मोल या 3 मोल ही डिसोसिएट हो पाया। तो कितना डिसोसिएट हुआ परसेंटेज, इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो एक नया टर्म हमारे सामने आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन मल्टीप्लाइड बाई 100। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एसिटिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो यह बनाता है CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन। लेकिन क्या यह कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है? जवाब है नहीं। चूंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। कितना होता है? मान लीजिए कि हमने इसका 100 मोल स्टार्टिंग में ले रखा था, जब डिसॉल्व नहीं किया तो ये दोनों आयंस थे हमारे 0। लेकिन हमने जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो इसका 20% डिसोसिएशन हुआ। 100 मोल लिया था हमने, और जैसे ही हमने उसे वाटर में डिसॉल्व किया, चूंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका 20% ही केवल डिसोसिएट हो पाया। तब उस केस में हमारा CH3COOH बचा कितना? तो बचा हमारा 100 माइनस 20, क्योंकि 20 डिसोसिएट हो गया है। और इधर तो जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना ही इनका फॉर्मेशन होगा, यानी 20 मोल CH3COO माइनस आयन बनेगा और 20 मोल ही H प्लस आयन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? फिर से हमने 100 मोल लिया, चाहे आप यहां 100 लेकर के स्टार्ट करें चाहे 1 लेकर स्टार्ट करें, वैल्यू वही आएगी। तो अगर हमने 100 मोल लिया तो 100 मोल लिया, इधर 0 थे, जब उसको डिसॉल्व किया 20% उसका डिसोसिएशन हुआ, तो यही 20% उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है।
तो 100 मोल हमने लिया था, अब 20% उसका डिसोसिएशन हो गया, माने 20 मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो बचे कितने? तो बचे हमारे पास 100 माइनस 20 यानी 80 मोल यहां बचे हुए हैं। और यहां कितने मोल हैं? तो यहां 20 मोल एसिटिक आयन का है और 20 मोल H+ आयन का है। तो हमारा I की वैल्यू हमने क्या लिखा था पीछे? I की वैल्यू तो हमने I इज इक्वल टू लिखा था, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। इस हिसाब से I की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो I देखिए, आफ्टर डिसोसिएशन 80 ये बचा, 20 और प्लस 20 यानी हो गया 120, और हमारा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड स्टार्टिंग में कितना लिया था हमने? 100 मोल डिवाइडेड बाय 100 यानी आ गई I की वैल्यू 1.2। यानी अगर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं 1 kg वाटर के अंदर, हमने सपोज 100 मोल डिसॉल्व किए हैं CH3COOH के, तो उस केस में 100 मोल हमने डिसॉल्व किया है CH3COOH का, तो जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आएगी वो अफेक्टेड होगी, क्योंकि यहां डेल्टा TB इज इक्वल टू जो I इंटू KB इंटू M हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में I की जो वैल्यू होगी वो 1.2 हो जाएगी। कुल मिलाकर के अगर कि कोई भी नॉर्मल कंडीशन है, यानी सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है, तो सीधे डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB M पर I की वैल्यू 1 रखेंगे। किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में I की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो दो केसेस अराइज होती हैं। क्या वह कंप्लीटली डिसोसिएट होता है? अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो फिर 100% डिसोसिएशन कहेंगे उसे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 100 आएगी। कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। लेकिन अगर उसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है तो फिर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आधार पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और फिर I की वैल्यू निकालेंगे, और I की वैल्यू को फिर फॉर्मूले में पुट करके हम जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी हो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे। माने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हम मान लीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं, कोई भी हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं और इस मॉलिक्यूल का कंप्लीट डिसोसिएशन हो या इनकंप्लीट डिसोसिएशन हो, या फिर एसोसिएशन हो, इनकंप्लीट एसोसिएशन हो या कंप्लीट डिसोसिएशन हो, यानी ओवरऑल हम इसे कहेंगे नट शेल। नट शेल का मतलब होता है हम ओवरऑल इसे क्या कह सकते हैं। तो आइए देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने कोई एक मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल, और इस एक मॉलिक्यूल से नया जो आयन बनता है या नया जो मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल की संख्या है n, ठीक। और इस सब्सटेंस का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो अल्फा है। अगर दैट मीन्स कि इसका मान लीजिए कि अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया। सपोज मान लेते हैं कि जो हमने मॉलिक्यूल ले रखा है, एक मॉलिक्यूल, इसका अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना? आफ्टर प्रिपेयरिंग सोल्यूशन बचा इसका 1 माइनस अल्फा। तो अगर ये अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ तो ये आयन कितने बने? तो ये आयंस बने n अल्फा। माने अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन।
तो आफ्टर डिसोसिएशन होगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन 1 था, तो हमारी आई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इस इधर से 1 को इधर ले आते हैं अगर, तो हम लिख सकते हैं 1 को इस साइड में अगर ले आए तो i माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। या इसको हम लिख सकते हैं i माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा, या फिर i माइनस 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा को कॉमन ले लें n माइनस 1, या सिंपली अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम i माइनस 1 अपान n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपान 1 माइनस n। दोनों को आगे पीछे कर दीजिए बस, 1 माइनस आई 1 माइनस n, माइनस दोनों में कॉमन लेकर के उसे कैंसिल कर दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस आई 1 माइनस n। यानी अगर इस मेथड से, जो अभी मैंने मेथड बताया आपको CH3COOH वाला, उस मेथड से अगर आप अल्फा की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो यहां आपको फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप शॉर्टकट में भी इस तरीके का यूज करके हम नंबर ऑफ अल्फा और आई यानी कि वांटा फैक्टर के बीच रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। जितना भी हमने मैटर पढ़ा, उन सभी मैटर का केवल एक निचोड़ ये है कि जब भी हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो फिर उस सॉल्यूशन का प्रिपरेशन जब होता है तो पार्टिकल्स सॉल्यूट के एसोसिएट या डिसोसिएट हो सकते हैं। जब एसोसिएट या डिसोसिएट होंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास, जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है, उससे अलग आएगा। तो जब किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली कुछ और हो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करने पर वैल्यू कुछ और आए, तो इस डिफरेंस को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वजह क्या है? तो वजह है सॉल्यूशन प्रिपेयर करते समय सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होना। जब भी, ध्यान देंगे, जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो आई की जो वैल्यू होगी वो डिसाइड कर सकती है कि डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन हुआ है। मान लीजिए कि सॉल्यूशन के बारे में हमें पता नहीं है कि जो सॉल्यूट यूज कर रहे हैं वो सॉल्यूट एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, लेकिन हमें आई की वैल्यू दी गई है। तो आई की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं, आई की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, यानी ना तो एसोसिएशन हुआ है और ना ही डिसोसिएशन है। इसका मतलब कि कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर आई की वैल्यू, ध्यान दीजिए, आपने पीछे पढ़ा सोडियम क्लोराइड वाले ही केस को ले लीजिए, वहां आई की वैल्यू क्या आई थी? 2। कैसे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन सिंप्लीफाई किया था तो 2 आई थी। इसका मतलब यह हुआ कि जब डिसोसिएशन हुआ था तो वैल्यू 1 से ज्यादा है। फिर से एक बार, अगर आई की वैल्यू ज्यादा है 1 से, इसका मतलब हो गया डिसोसिएशन होगा, और अगर आई की वैल्यू कम है 1 से, इसका मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के अंदर एसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन के केस में वैल्यू आई की जो होगी वो 1 से कम होगी और डिसोसिएशन के केस में 1 से ज्यादा। तो भले ही हम ये पहचान ना पाए कि किस सॉल्यूट के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा और किस सॉल्यूट के अंदर कुछ नहीं होगा, तो भी हम आई की वैल्यू के बेसिस पर यह पहचान सकते हैं कि वहां एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा या फिर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा। कुल मिलाकर के लेक्चर लंबा होता चला जा रहा है,
थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि इसे जल्दी समेट लें। अंतिम हम इसे समेटने की कोशिश में अंतिम बार इसे हम एक बार और क्लेरिफाई करेंगे कि अगर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए और सॉल्यूट के पार्टिकल्स में एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो तो वहां हम नॉर्मल कंडीशन कहेंगे। नॉर्मल कंडीशन के केस में मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा जो कैलकुलेट किया जाएगा वो, और साथ ही साथ जो हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं वो, दोनों वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स में डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा कैलकुलेट किया गया मॉलिक्यूलर मास और एक्चुअली जो कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर मास हमें मिला हुआ है वो, दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी। तो जब दोनों डिफरेंस आएगा तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जनरली जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, एसोसिएशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे। साथ ही साथ जब एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर मास पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और जब डिसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर मास पहले की अपेक्षा घटा हुआ दिखाई देगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चौक का ही ले लीजिए, अगर आप इसके दो टुकड़े कर दें तो इसका अपना कुछ मास रहा होगा, इसका अपना कुछ वेट रहा होगा, दोनों का अलग अलग वेट। दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें ज्यादा वेट मिलता है, दोनों को जब सेपरेट करते हैं तो वेट कम मिलता है। इसका मतलब कि जब डिसोसिएशन होगा तो वेट घटेगा, जब एसोसिएशन होगा तो वेट पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कहां एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है इसको भी हम आई की वैल्यू के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आई की वैल्यू 1 के इक्वल है तो इसका मतलब कि वहां ना तो एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन हुआ है। आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ है, और अगर आई की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब वहां पर एसोसिएशन हुआ है। तो आई का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके बेसिस पर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, आइए देखते हैं आई के कुछ और फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है हमारा, एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल जो हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, कैलकुलेटेड जो हमें पहले से पता हो। दूसरा ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल या फिर नॉर्मल उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की नॉर्मल वैल्यू। आई की अगली फॉर्मूला होगा हमारा नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये तीन हमारे और फार्मूला हैं जिनके बेसिस पर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को वांट ऑफ फैक्टर की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और लास्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये नहीं कि फॉर्मूला आपको रिलेशन दे दिया जा रहा है तो इसका इस्तेमाल करके आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आप पहले उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो पीछे बताया गया है। अगर नहीं आता है तो फिर यहां आएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर। फॉर्मूला है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू MC माइनस MO अपॉन MO n माइनस 1, जहां MC कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है, MO ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, n नंबर ऑफ मोल है। उसी तरीके से डिग्री ऑफ एसोसिएशन लेते हैं तो MO माइनस MC अपॉन MO n अपॉन n माइनस 1, जहां MO आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, MC आपका कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है और n नंबर ऑफ मोल है। तो ये था हमारा वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसको करिए, पढ़िए, न आए फिर से एक बार देखिए, फिर से समझने के लिए कोशिश करिए। बाकी अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख मारिए, मैं तो हूं ही। थैंक यू वेरी मच।